कोई भी एक कलाकार जब फिल्मों में काम करता है तो किसी एक कैरेक्टर को जी करके उसको लगता है कि उसी नाम से जाना गया है। लेकिन आपके सामने वो कलाकार है जिसको सबसे पहले जगीरा के नाम से जाना गया, जो अपनी पहली ही फिल्म में हिट हुए। उसके बाद दूसरा हिट नाम उनको बच्चा यादव का गंगा जल में मिला, और तीसरा जिस पर सबसे ज्यादा मीम्स बने, वसूली भाई। तो एक कलाकार जिसने जगीरा से वसूली भाई तक सफर किया है वो हमारे बीच में है, इंदौर में। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे मुकेश तिवारी जी में नजर आती है कि एक बच्चा जो 7वीं 8वीं में पढ़ रहा हो, उसने ये तय कर लिया है कि मुझे एक्टिंग ही करना है, और उस सपने को पूरा करने के लिए जो उन्होंने परिश्रम किया है वो निश्चित रूप से सीखने लायक है। पहली बार आपके दिमाग में आपके मन में ये विचार कैसे आया कि मुझे एक्टिंग ही करना है? क्योंकि वो दौर था जब डॉक्टर इंजीनियर बनाने की एक होड़ थी पेरेंट्स में, उस समय आपने एक्टिंग शुरू की, एक्टिंग के बारे में सोचा? हाँ, क्योंकि स्कूल लेवल पे बाल नाटिकाएं और विज्ञान मेला वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे। और तब मैंने भारत भवन की एक प्रस्तुति देखी, मृच्छकटिकम। स्वर्गीय हबीब तनवीर जी उसके निर्देशक थे, और 2.5 घंटे की वो प्रस्तुति थी, और मैं अवाक रह गया था। मुझे लगा ऐसे भी कोई नाटक हो सकता है कि 2.5 घंटे तक पूरा जीवन चल रहा है उस पर। तब मैंने निर्णय लिया। दूसरा शायद मैं इसलिए कर पाया वो कि मैं घर में सबसे छोटा था, जिम्मेदारियां कम थी। जिम्मेदारियां कम थीं, लेकिन निश्चित रूप से उस उम्र में इस बात को सोचना और लंबे समय तक उस पर कायम रहना। मुझे याद है कि मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था कि आपने जो पहला नाटक किया था उसमें कुल 14 लोग आए थे, और 14 लोगों में से 10 लोग आपके परिवार के थे। शायद इसके बाद लोग टूट जाते। उसकी कहानी जरा मैं चाहूंगा कि एक बार बताएं, जिससे कि ये युवा पीढ़ी उससे सीख ले कि एक सपने को पूरा करने के लिए कितने कितने परिश्रम और लगन की जरूरत होती है। वो दौर ऑर्केस्ट्रा का दौर था, तो विश्वविद्यालय में भी ऑर्केस्ट्रा बड़ा फेमस था, लेकिन हम नाटक वालों को कोई पूछता नहीं था। तो हमने जैसे तैसे हिम्मत बांध के हमने कहा चलो एक नाटक करते हैं। लोग आएंगे, जब ऑर्केस्ट्रा में हज़ारों की संख्या में आ सकते हैं तो नाटक में 200 आ सकते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम था कि सिर्फ 14 लोग आएंगे। और मुश्किल तब हुई जब प्रकाश वहाँ भी हेलोजन की लाइट गई, तो मैंने देखा कि मेरा पूरा परिवार बैठा हुआ है, 4 लोग वहाँ के चौकीदार हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इसी से दर्शक वर्ग पैदा होगा। तो हतोत्साहित में नहीं हुआ। उस रात में घर पे पहुंचा 10-11 बजे। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि इस सब से निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। 14 लोग तो आए थे, ऐसा तो नहीं था कि पूरी सीटें खाली थी। तो उन 14 लोगों को बड़ा मजा आया। तो एक हौसला अफजाई हुई, एक समझ मिली कि रंगमंच में एक दर्शक भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और उसके लिए हमें परफॉर्मेंस करना चाहिए। एनएसडी जाने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? क्योंकि सागर में रहते हुए एनएसडी का ख्याल आना, और एनएसडी के बारे में आपने पहली बार सुना कहाँ पर कि एनएसडी है कुछ? सागर विश्वविद्यालय में हम लोग यूथ फेस्टिवल्स में जाया करते थे। तो यूथ फेस्टिवल में बेसिकली हम लोग सब वेस्टर्न जोन में आते हैं, इंदौर, सागर, ये सब, मुंबई, और भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें। और तब हम लोगों की अंग्रेज़ी बड़ी माशाल्लाह थी। यदि कोई नाम भी पूछ लेते तो गिट ऐसे हो जाता था कि व्हाट्स योर नेम, तो ऐसा होता कि तो अटक जाते थे। तो पहली बार वहां सब पूछ रहे थे एक दूसरे से विच यूनिवर्सिटी, तो हम लोग चुपचाप पीछे खड़े, भैया कि अपन को कुछ नहीं बोलना, अपन सब सुनते रहो। हम लोगों का नाटक मुंबई से हार गया, बड़ा अफसोस हुआ हमें। लेकिन उनकी टीम हमसे मिलने आई, तो हम उनसे पास गए कि आप लोग इतना शानदार नाटक कैसे करते हैं। तो उन्होंने तब बताया कि एक्चुअली हम लोगों का नाटक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के एनएसडी के लोग प्ले डायरेक्ट करते हैं। तब मैंने पहली बार बनारस में वो नाम सुना था, एनएसडी। तो हालांकि हम घर गए तो हमने बताया, तो लोगों को लगा कि ये डिफेंस अकादमी में जाने वाले हैं। उनको लगा ये एनडीए की बात कर रहा है, क्योंकि तब जैसा
राजेश जी ने कहा कि जीवन के विकल्प बड़े कम थे, कि बड़े अच्छे पढ़ाई में हैं तो आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस आईपीएस बहुत बड़ा माना जाता था, थोड़े से कम है तो वकील बन जाएंगे, 11वीं में फेल हो गए हैं तो एक्टर बन जाएंगे। तो हम लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे, तो बड़ा जूझना पड़ता था कि इसको सिद्ध करें कि अच्छा काम है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने वो हमें ढांढस भी दिया, वो ट्रेनिंग भी दी और जूझने का जज्बा भी दिया। जब आप एनएसडी पहली बार गए और आपने एनएसडी का फॉर्म भरा तो आप सेलेक्ट नहीं हुए थे, जहां तक मेरी जानकारी है। बिल्कुल। और लास्ट स्टेज में आप बाहर हुए और उसी रात आप ट्रेन से वापस सागर पहुंचे। जी। और सागर पहुंचने के बाद सीधे लाइब्रेरी जाकर के आपने नाटक से संबंधित, ड्रामा से संबंधित जितनी किताबें थी वो पढ़ना शुरू की। ये सच है? बिल्कुल सच है। तो दूसरी बार सिलेक्शन कैसे हुआ वो कहानी जरा एक बार बताएं, क्योंकि एक बार फेल होने के बाद आप अक्सर ये सुनते रहते होंगे कि आज की युवा पीढ़ी बहुत जल्दी डिमोरलाइज हो जाती है, बहुत जल्दी हथियार फेंक देते हैं, लेकिन आप सेलेक्ट नहीं हुए और दोबारा सिलेक्शन के लिए जो आपने तैयारी की उसके बारे में एक बार उसका जिक्र जरूर करें ताकि इनको और प्रेरणा मिलेगी उससे। मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी पे समाज का उस किस्म का दबाव ज़्यादा नहीं है जो हम 30 साल पहले देखते थे कि समाज बहुत ही जजमेंटल था, वो आपकी मार्कशीट से आपका व्यक्तित्व तय करता था। लेकिन आज स्वतंत्रता कहीं ज़्यादा है युवा वर्ग को, और ये हम लोगों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं और ज़्यादा साफगोई से बात करते हैं, झूठ नहीं बोलते। तो हम तो घर आते थे तो हमसे वैसे ही पूछ लिया जाता था कहाँ से आ रहे, तो हम झूठ में बोल देते थे मंदिर से आ रहे, जबकि हम पान की दुकान पे खड़े रहते थे। तो खामखा का एक डर था, लेकिन अब एक सहजता का भाव है, माँ बाप के प्रति मित्रता का भाव है। तो जब मैं पहली बार सेलेक्ट नहीं हुआ तो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इम्प्रोवाइजेशन शब्द का मतलब भी नहीं पता था। तो मैं झिझक जाता था कि वोकेबलरी मुझे नहीं पता थी नाटक की। तो वो दूसरों ने किया तो बोला हम तो ये करते हैं, लेकिन मैं मन ही मन मान गया था कि नहीं, मेरी तैयारी कम है, मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ लोग यहाँ पे आए हुए हैं और मैं इनसे सीख रहा हूँ। तो वो 4 दिन की जो वर्कशॉप थी जिसमें मैं बाहर कर दिया गया, उसमें मुझे सीखने बहुत कुछ मिला और ये दृष्टि मिली कि क्या करना चाहिए। और मुझे लगा ये अध्ययन से ही संभव है, पढ़ाई से ही संभव है। और मैं सागर विश्वविद्यालय गया और करीब मैंने 1 साल में जितने भी नाटक वहाँ पे थे, शायद 400, 500, 1000 नाटक होंगे, सारे नाटक पढ़े, सारी समीक्षाएं नाटकों की पढ़ी और एक नया मुझे सुर मिला। और अगली बार वो एक कॉन्फिडेंस था मुझ में, आत्मविश्वास था कि नहीं, मैं तैयारी करके आया हूँ। एक बार जोरदार तालियां कि एक फेल्योर के बाद 400 से लगभग 1000 नाटक, उनकी समीक्षाएं पढ़ना और खुद को तैयार करना अगली लड़ाई के लिए, ये मादा जब तक नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलती है। एनएसडी में पहुंचने के बाद वहां पर आप लगभग 3 साल रहे जी। तो एनएसडी का कोई ऐसा वाकया जिसने आपको बहुत अलग सिखाया हो? वहां आपके टीचर्स नसीरुद्दीन शाह साहब और भी लोग रहे होंगे, तो वहां सबसे अलग बात क्या लगी? कोई ऐसी कहानी जो सुना सकते हो आप? हमारे सारे टीचर्स ने हमें किताबें नहीं पढ़ाई, जो उस वक्त के मूर्धन्य कहा जाए, निष्णांत दक्ष लोग थे वे, उन्होंने जीवन पढ़ाया। वो कहते थे कि किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी आप वहां जाके पढ़िए, यहाँ जिंदगी के बारे में बातें करते हैं, यहाँ चरित्रों के बारे में बातें करते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के ही, अब वो नहीं है हमारे बीच, आदरणीय पंडित सत्यदेव दुबे जी बिलासपुर के थे। वो जिंदगी में क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन बन गए थिएटर गुरु, और नसीर सर और अमरीश सर के भी वो टीचर रहे हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी एक चीज़, टेक्निक हमें सिखाई थी कि एक अभिनेता का ईगो यदि तोड़ दो तो वो कुछ भी कर सकता है। क्या बात है। क्योंकि एक छोटी सी सफलता के बाद, छोटा सा फेम मिल जाने के बाद हम लोगों का ईगो बड़े ऊपर होता है, 7वें आसमान पे चला जाता है। तो दुबे जी, सॉरी टू से दिस, युवा वर्ग के सामने माँ बहन की गाली के अलावा एक्टर से बातें नहीं करते थे, और जो एक्टर्स उनकी सुन गए वे सच्ची में एक्टर्स बन गए। वो मुझे आश्चर्य लगता है कि नसीर सर का जो टेम्परामेंट है वो दुबे जी की गाली कैसे सुन लेते होंगे। तो ऐसे अद्भुत गुरु थे, वो आपका मनोविज्ञान पहचानते थे और वो आपकी संभावनाएं भी बता देते थे। दुबे जी की एक लाइन बड़ी अच्छी मुझे याद है, बोलते थे, मुकेश यदि तुम ईमानदारी से रंगमंच करोगे
तो एक दिन रंगमंच इसकी कीमत तुम्हें चुकाएगा, और वही हुआ। तो एनएसडी में आपको ऐसे गुरु मिले जिन्होंने आपको इतना अच्छा सिखाया, जीवन का फलसफा सिखाया। वहां से आपको जगीरा का रोल कैसे मिला? आप तो बिल्कुल थिएटर में ही रमे हुए थे, थिएटर में ही सारा काम करते थे, डिजाइनिंग भी करते थे, बिल्कुल। सारा काम आप थिएटर का करते थे, तो अचानक जगीरा का रोल कहां से मिला आपको और कैसे मिला? दरअसल जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हुआ 94 में, तब मेरे पास मुंबई जाने का हौसला नहीं था और मेरी इच्छा भी नहीं थी कि मैं टीवी करूं, और तब टीवी का जोर बहुत ज़्यादा था। तो मैं चाहता था कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में काम करता हूं, 3,500 की तनख्वाह मिलती है, तो मैंने कहा थोड़ी और ज़िंदगी सीखूंगा, और वहीं कर रहा था, थिएटर कर रहा था। लगभग 10 नाटकों में से 7-8 में मुख्य भूमिका थी मेरी। बहुत आनंद आ रहा था वो। और तभी हमने एक प्ले किया था गिरीश कर्नाड जी का, अग्नि और बरखा। उसका वर्ल्ड प्रीमियर हमने किया था, उसमें ये वक्री मैंने किया था। और सडनली हम लोगों का कन्वोकेशन था, नसीर सर आए हुए थे। तो मैंने नसीर सर से रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ आप लोग शाम की फ़्लाइट से मत जाइए, हमारा शो है, और प्लीज़ ग्रैंड रिहर्सल आप देख लीजिए, आप बहुत वैल्यूबल आपके सजेशंस होंगे। तो नसीर सर ने फ़्लाइट कैंसिल करा दी, और दीना पाठक जी भी थी, रत्ना पाठक जी भी थे, नसीर सर थे, उन्होंने प्ले देखा। अब नसरुद्दीन शाह जब आपका नाटक देख रहे हो तो उत्साह एक्टर्स का कितना, तो हम पीछे गए, तो हमने बोला देखो कोई ओवर एक्टिंग नहीं करेगा और अपने आप को बहुत अच्छा एक्टर प्रूव करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि नसीर सर को सबके बारे में पता है। और वो हमने परफॉर्मेंस किया, नसीर सर को बहुत पसंद आया। और कोई उसके 4-5 महीने बाद मैं 80 फीट ऊपर लाइटिंग कर रहा था, तब किसी का फ़ोन आया कि नसीर सर का फ़ोन आया है। तो अब हम बुंदेलखंड के होने के नाते थोड़ी ज़्यादा ही चुगलबाजी लोगों से करते रहते, तो हमने बोले आज मेरी क्लास लेने वाले हैं ये लोग। तो मैंने बोला हाँ मैं बात कर लूँगा उनसे। और उस ज़माने में ये चलता फिरता हिस्सा नहीं था जीवन का, मोबाइल, तो आता रहा फ़ोन। तो एक दिन मैं डिज़ाइन कर रहा था, अक्स तमाशा करके एक नाटक था, उसका ब्रोशर, और तब तक मैं मन बना चुका था कि मैं अब इस्तीफ़ा देके सागर जाऊंगा, वहीं रंगमंडल खोलूंगा, वहीं पे थिएटर करूंगा। मुंबई जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। और तभी वो फ़ोन बजा, संडे का दिन था, तो मैंने फ़ोन उठाया, तो बोला मुकेश तिवारी से बात करनी है तुम्हारी। मैंने कहा नसीर सर की आवाज़ है। तो बोले यस सर मैं ही बोल रहा हूँ। और नसीर सर ने 3-4 गालियाँ दी, तो फिर मैं और चुप रह गया। बोले तो समझ में नहीं आता तुम्हें, 4 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, सेक्रेटरी हम तुम्हारे। तो हमने बोले नहीं सर बहुत बिजी थे। बोले कोई फोटोग्राफ हो तो भेजो। अब दुविधा यहां से शुरू हुई। मेरे पास अपना खुद का कोई फोटोग्राफ नहीं था, और ना मेरी हैसियत थी कि मैं फोटो उतरवा लूं। तब मैंने एक दोस्त को, अपने राजेश करके हैं वो शर्मा जी चंडीगढ़ के, उनसे रिक्वेस्ट की आपके पास कैमरा है यार, 3-4 फोटो उतरवा दो। तो तब फोटो उतरवाने का मतलब ये था ना कि पेड़ पे ऐसे हाथ रख के खड़े हो गए, मोटरसाइकिल पे ऐसे बैठ गए। टोटल पोज देने से मतलब था, अंदर क्या चल रहा है और सामान और सहज क्या है उससे कोई मतलब नहीं था। तो वैसे ही हमने पेड़ के सामने रोमांटिक फेसेस बना के थोड़ा सा ऐसे फोटो उतरवाए। फिर मुझे मेरे इंस्टिंक्ट से लगा कि यार ये फोटोग्राफ वर्क नहीं करने वाले, कि हमसे ज़्यादा स्टाइल मारने वाले लोग मुंबई में हैं और ये नहीं वर्क करेगा। मैंने कहा ओरिजिनल कुछ फोटोग्राफ निकलवाते हैं। तब अग्नि और बरखा का मैंने ये वक्री का फोटोग्राफ भेजा था, और वो फोटोग्राफ फिर सिलेक्ट हुआ, और आगे और दुविधा बढ़ गई। फिर फोन आया कि पहली फ्लाइट पकड़ के आ जाओ। मैंने कहा जिस आदमी की 3,500 की तनख्वाह, वो पहली फ्लाइट कैसे पकड़ सकता है? सुबह सुबह बस पहली फ्लाइट जाते हुए देख सकता है। और तब लोक व्यवहार जो हमको हमारी संस्कृति सिखाती है, हमारे बड़े परम मित्र थे सतवीर, वो वहाँ वॉचमैन थे, तो हम उनसे बीड़ी मांग के पिया करते थे। तो सतवीर हमें देख रहा था कि ये बड़े परेशान हैं, और बोला भाई क्या हुआ? हमने बोले ऐसी ऐसी बात है यार, फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के बुला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, यहाँ फटा पैंट पहने हुए हम। तो बोले कोई बात नहीं, हम बैंक से पैसे निकाल के देते हैं। तो हमने बोले यार देखो हम चुका नहीं पाएंगे, 3,500 तनख्वाह है, 500-500 200 करके देंगे। हमने उनको बताया कि 22.5 रुपए की बाल्टी लेने में हमें 4 महीने लग गया था। तो सतबीर ने हमारी मदद की, राजेश जी, और अब ऐसे हम फिर पहुंचे, फटा हुआ पैंट और पीछे ब्रश फंसा हुआ था जेब के। ये यात्रा है। जोरदार तालियां। कि 3,500 की तनख्वाह में 4,500 का टिकट लेकर बंबई की यात्रा, सागर के लाल स्कूल से
शुरू करके शासकीय विद्यालय और फिर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, फिर एनएसडी, और फिर वहां से एक चौकीदार से पैसे लेकर के, मतलब वो दोस्त थे, चौकीदार शब्द मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए उपयुक्त है, उन्होंने बहुत हेल्प की और आप पहुंचे और आज आपको उनका नाम याद है। सामान्यतः लोग शिखर पर पहुंचने के बाद नाम भूल जाते हैं। तो जोरदार तालियां एक बार थैंक यू। सतवीर जी के लिए और मुकेश जी के लिए। वहां पहुंचने के बाद आपको जगीरा का रोल मिला। जी। जगीरा के रोल के लिए आपने अपने आप को तैयार कैसे किया? क्योंकि जगीरा का रोल जिसने उस समय ये फिल्में देखी हो, ये फिल्म देखी हो, उनको याद होगा। वो जगीरा का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था जो हम आखिरी में आपसे गुजारिश करेंगे सुनाने के लिए। हाँ, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वो आप ही से सुना जाएगा। तो कैसे आपने उस रोल के लिए तैयार किया? क्योंकि वो रोल बिल्कुल डिफरेंट था, एक नेगेटिव रोल था। मेरे साथ एक प्लस पॉइंट था चाइना गेट करते समय कि जब तक मैं थिएटर कर रहा था मैं सिनेमा से बिल्कुल प्रभावित नहीं था, और भारतीय सिनेमा से खास तौर पे नहीं था, क्योंकि हम लोगों की स्कूलिंग में हम कभी फेलेनी देखते थे, कभी डीसी का फिल्म देखते थे, पूरा वर्ल्ड सिनेमा से इन्फ्लुएंस थे, कभी ईरानियन सिनेमा देख रहे हैं। और ये एक प्लस पॉइंट था। दूसरा प्लस पॉइंट ये था कि मेरे सामने यदि 10 स्टार होते एक्टर्स की जगह तो शायद बड़ी मुश्किल पैदा होती। वे सारे थिएटर से निकले हुए एक्टर्स थे, सारे ट्रेंड लोग थे, वे स्तंभ लोग थे इंडस्ट्री के। तो वो मेरे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी कि ये क्या कर रहा है, वो वैसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने राजी से समय मांगा था 6 महीने का। मैंने बोला जिस तरीके का आप सोच रहे हो मैं समझ चुका हूँ, लेकिन मुझे समय चाहिए, क्योंकि मैं आम जिंदगी में बहुत ही अंतर्मुखी किस्म का व्यक्ति हूँ, और थिएटर में हमारी एक प्रोसेस चलती है, हम कुछ रचते हैं। तो राज जी ने मुझे 6 महीने का समय दिया है, उसमें मैंने बाल दाढ़ी बढ़ाए, क्योंकि मैं उस तरीके से जगीरा नहीं दिखता था जो मैं जानता हूँ। तो मैंने कहा इसका गेटअप थोड़ा सा क्रूर होना चाहिए। मैंने वेट बढ़ाया, तब मैं 104 केजी का था, हॉर्स राइडिंग सीखी, लेकिन एक स्वतः स्फूर्त एक विचार आया था कि इसमें यार यदि मुझे मौका मिल गया ना तो बुंदेलखंडी बोलूंगा मैं। और जब राज जी ने पहली बार मुझे वो डायलॉग सुनाया तो मैंने बोला सर मैं बोल के दिखाऊं ऐसे बुंदेली में? तो बोले बोलो बोलो। तो मैंने बोल के दिखाया तो उनको आइडिया बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैंने मुसीबत मोल ले ली है। बाद में पूरे डायलॉग मुझे ही लिखना पड़े, और हालांकि वो फायदा भी था कि खुद लिखते हो तो फिर याद नहीं करना पड़ता। तो वो एक जो था कि बुंदेली में भी बोला जा सकता है, क्योंकि अभी तक बुंदेली ऐसी भाषा बोली समझी जाती थी कि जिसमें संप्रेषणीयता कम है, बहुत कठिन है। तो उसको सहज करके वो अवसर राज जी ने दिया, उसके लिए थैंक यू। और ये सारी तैयारियां थी। बाकी तैयारी मेरी घोड़े ने करा दी। पहले दिन शूटिंग पे ही पटक दिया हमें उठा के। तो 6-7 घंटे के लिए मेरी मेमोरी चली गई, और वो एक सबक था कि सिनेमा में अभिनय तो आप बहुत अच्छे से करके जानते हैं, लेकिन तकनीक भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो आप प्रॉप्स यूज कर रहे हैं, जो आप गाड़ी यूज कर रहे हैं, या जो आप घोड़ा यूज कर रहे हैं, उसके साथ सामंजस्य बिठा के अभिनय करना, ये एक नई ट्रेनिंग थी मेरे लिए। क्योंकि चलते डायलॉग में घोड़ा मुझे कहीं और ले जाता था 2 किलोमीटर दूर, फिर 2-3 लोग दौड़ के आते थे, उसको वापस लाया जाता था। तो धीरे धीरे फिर मैंने रॉकी से दोस्ती की, मेरे घोड़े का नाम था, उसको मैं बिस्किट खिलाता था, फिर उसकी शेडल भी मैं ही बांधता था। मैंने बोलूँ ऐसे नहीं मानेगा ये, इससे दोस्ती करना पड़ेगी। तो ये छोटे छोटे सबक हैं जो कि हर फिल्म में नए नए ऑब्स्टिकल्स आते हैं आपके सामने, नई नई परेशानियाँ आती। सो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हम करते चले गए। और बाकी एक चीज़ जो कि हमारे घर पे हमें सिखाया था कि सुनना सीखो। यदि आप चुपचाप सेट पे सबकी सुनते रहते हो ना, तो एक नई विधा भी सीख जाते हैं आप। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि जब आप सुनते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। जब सुनने की आदत नहीं रहती है तो आप अपने सीखने के लिए जितने रिसेप्टर्स हैं वो बंद कर देते हैं। बिल्कुल। तो सीखना बहुत जरूरी है, सीखने के लिए आपको सुनना जरूरी है। तो जगीरा के लिए आप मतलब 50 दिन तक शायद आपने नहाया भी नहीं था। ये दर्शकों को नहीं पता होगा, मैं राज खोल रहा हूं। 50 दिन तक आपने नहाया नहीं था, क्या ये सच है? सच है, क्योंकि मुझे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस हो रहा था, और मैं मतलब थोड़ा सा क्रूर, थोड़ा सा वैसे होना चाहता था कि, तो वो मेरे लिए अपनी एक मेथड थी। और अलग अलग मेथड्स होती हैं, अलग अलग तरीके से एक्टर यूज करते हैं, तो मैं बताना नहीं चाहता था। लेकिन वो बात, तब डिओडोरेंट नहीं खरीद पाया मैं, पैसे नहीं थे, तो बात फैलना तो थी। तो
को एक्टर्स को लगा कि शायद कोई नहा नहीं रहा है। तो फिर राज जी ने बोला कि वो उसका अपना प्रोसेस है, तो आप ये डिओड्रेंट नहीं लगाएंगे, लेकिन आप तो परफ्यूम लगा सकते हैं। तो उससे मुझे बहुत मदद मिली, क्योंकि उसमें एक अजीब सी अकुलाहट, अजीब सी खींच, अजीब सा एक अनकंफर्टेबल मैं रहता था, और वो उस कैरेक्टर के लिए बड़ी हेल्पफुल थी। तो उसी में वो डायलॉग बोलने में भी आपको वो मजा आता होगा जो आपने फेमस डायलॉग बोला था। रियली मैं पूरी फिल्म को मैंने बहुत थारोली एंजॉय किया। यदि एनएसडी 3 साल की ट्रेनिंग थी, तो चाइना गेट 2.5 साल की ट्रेनिंग थी मेरे लिए। 2.5 साल तक उसकी शूटिंग चली। तो उसमें मैंने फाइटिंग भी सीखी, को एक्टर्स के साथ भी हुआ, कभी अमरीश सर के साथ बैठ जाता था, कभी डैनी सर के साथ बैठ जाता था। तो वो अपने आप में चलते फिरते विश्वविद्यालय हैं ये लोग, इनके पास इतना अनुभव है, इतना अनुभव है। तो 2.5 साल में मुझे मन भी करता था कि पिक्चर की शूटिंग ना खत्म हो यार, तो इन लोगों से बहुत सीखने मिलेगा। क्या बात है। अब एक चीज और, अभी आपने कहा कि जब आप इस फिल्म में काम कर रहे थे तो जो को एक्टर्स थे साथ में, कोई बहुत बड़ा स्टार होता तो शायद मुझे थोड़ा बहुत हिचक भी होती। वहां आपके गुरु थे बिल्कुल, बिल्कुल। नसीरुद्दीन शाह साहब, ओमपुरी साहब, बिल्कुल। बहुत सारे लोग थे। तो क्या उस समय कोई हिचक नहीं हुई, या आगे भी किसी स्टार के साथ काम करने में कभी ऐसा लगा हो कि मैं कैसे करूंगा इनके साथ, कोई बड़ा स्टार? कभी नहीं हुआ, बिकॉज वो थिएटर में जो आत्मविश्वास दिया है, और आत्मविश्वास के साथ साथ शालीनता भी दी है, तो मेरा सामने वाले से कभी भी ईगो क्लैश नहीं होता है कि आप कैसे बोलना चाह रहे हैं, आप बोल लीजिए, मैं जैसे बोलना चाहूंगा मैं बोल लूंगा। क्या बात है। तो वो एक पारस्परिक एक्टिंग एक ऐसी विधा है, एक ऐसा खेल है दुनिया का, जिसमें दोनों टीमें एक साथ जीतती हैं। यदि एक टीम जीतेगी, एक हारेगी, मतलब दोनों हार गई हैं। हाँ। सो इट्स ए म्यूचुअल गेम। तो कुछ लोग होते हैं, लेकिन उनको इग्नोर करना बेहतर होता है, क्योंकि हमें अब आगे भी 20 साल काम करना है, उनको आगे 10 साल काम करना है। क्या बात है। जगीरा के बाद एक पहचान का संकट मुकेश तिवारी के सामने था। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी मुकेश तिवारी को नहीं जानता था, लोग जगीरा को जानते थे। तो काम का भी संकट था, पहचान का भी संकट था, उससे कैसे उभरे आप? क्योंकि नसीर सर ने मुझसे बहुत अच्छी बात बोली थी चाइना गेट के प्रीमियर पे, कि दोनों चीजों के लिए तैयार रहना, या तो रातों रात सब हो जाएगा, या कई कई सालों की रातें तुम्हें बिताना पड़ेंगी। और हुआ भी वही। हमारी इंडस्ट्री में जो चलता है वही श्रेष्ठ होता है, जो पिक्चर हिट है वही श्रेष्ठ मानी जाती है। अब आपने कितनी मेहनत की थी, आपने जान लगाई थी, पसीना लगाया था, खून बहाया था, उसके कोई मायने नहीं होते। सफलता ही सब कुछ है, व्यापार है। और मुझे अवार्ड मिले, लेकिन लोग नहीं पहचाने। और तब मैं एक दिन परेशान होकर राजकुमार संतोषी जी के पास गया कि मेरे सर मेहनत की है, अप्रिसिएशन हुआ है, न्यूज़पेपर में आया, पर मुझे कोई पूछते ही नहीं। तो तब मैंने राज जी के कहने पे 20 डायरेक्टर्स की लिस्ट बनाई और उनके ऑफिसेस फोन करना शुरू किए। अब उस पर भी यकीन ना हो, कौन मुकेश तिवारी, कोई नहीं पहचानता था, सब जगीरा जगीरा जगीरा। तो मैंने कहा खेल कठिन हो चुका है और अब छोड़ा तो नहीं जाएगा। हमने 20 लोगों को फोन किया, उसमें करीब 8 महीने लग गए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही थी कि मकान का किराया कैसे चुकेगा। उस वक्त 1 बेडरूम हॉल मैंने किराए पे लिया था, 6,000 रुपये उसका किराया था। तो थोड़ा सा गहरा रहा था संकट। हमने कहा ठीक है, झेलेंगे, एक रोटी कम खाएंगे। वो तो थिएटर की आदत थी कि 2 रोटी ही खा पाते थे। और तब मैंने एक फोटो शूट कराया जगदीश माली जी से। तब उन्होंने 7,500 रुपये मांगे थे। मैंने बोला था कि मुझे यदि काम मिल गया तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। तो जगदीश माली जी ने मेरा फ्री में फोटो शूट किया और वो फोटोग्राफ लेके मैं हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऑफिस जाता था। और करीब 1 साल के बाद मुझे जेपी दत्ता जी के ऑफिस से फोन आया कि मुकेश तिवारी से बात करना है, रिफ्यूजी बना रहे हैं। तो मुझे लगा कि वो संघर्ष जाया नहीं गया और 1 साल के वक्फे ने मुझे सिखा दिया कि संयम से नहीं रहेंगे आप तो बाहर कर दिए जाएंगे।
क्योंकि हर कोई आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन आप बौखला जाते हैं, ये हो जाते हैं, जबरदस्ती में अपने टैलेंट प्रूव करने लग जाता है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, और किसी को द्वेष भी नहीं है हमसे। सिर्फ बात इतनी है कि हम अपनी बात आप तक पहुंचा दें, आप हमें जान लो, बाकी काम देना नहीं देना बात अलग है। और वही हुआ, रिफ्यूजी मिली, उसके बाद घात मिली, फिर फर्ज मिली, और फिर ये हुआ कि 1 साल के बाद मेरे पास डेट्स ही नहीं थी। तो ऐसे होता है वहाँ काम करने का तरीका, या तो आप बिल्कुल खाली बैठे हैं, या फिर आपके पास अपने लिए ही वक्त नहीं होता। तो ये प्रोसेस मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इसमें कोई बहुत महान चीज़ नहीं है, कि निरंतरता बनी रहनी चाहिए। यदि कोई चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं तो उसकी निरंतरता में ही वो चीज़ें हैं जो कि आपको उस चीज़ तक पहुंचा देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। 2 चीजें इसमें से निकल के आई हैं, एक तो संयम और दूसरी निरंतरता। तो कभी भी आप अगर इन 2 चीजों पर अमल करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता थोड़ी देर से मिल सकती है, लेकिन मिलेगी जरूर। तो जगीरा के बाद लगातार ये फिल्में मिलती रही आपको, फिर आपको एक फिल्म मिलती है जिसमें एक कैरेक्टर मिलता है बच्चा यादव का, जी, जिससे आप फेमस होते हैं। तो बच्चा यादव का कैरेक्टर आपको थोड़ा डिफरेंट था, जैसा रोल आप पहले कर रहे थे उससे थोड़ा अलग रोल था। तो ये रोल आपको अजय देवगन ने दिलाया, ऐसा आपने कहीं बोला था शायद? नहीं, तब प्रकाश जी के सामने एक संकट था कि उनके पास उतनी पूंजी नहीं थी जितनी गंगा जल बनाने के लिए। गंगा जल एक्चुअली उनका कमबैक है, और उसके बाद से उनकी दूसरी यात्रा प्रारंभ होती है। और मेरा कोई भी मंतव्य ये नहीं है कि उनको कमतर दिखाऊं मैं, ये यात्रा में अक्सर होता है। कई बार रोटी कम पड़ जाती है, कई बार पानी कम पड़ जाता है। तो वो एक नियोजन था, और तब उनको थिएटर के लोग भी चाहिए थे, और वो दौर था बदलता हुआ दौर, 2003 की बात है, 2002-2003। और तब उन्होंने मुझे दूसरा रोल ऑफर किया था, और वो रोल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और मैंने बोला सर, मुझे आपकी दामुल बहुत पसंद है, आपकी हिप्पे फुर्रे बहुत पसंद है सर, बहुत कमाल की फिल्में हैं सर, वो आर्टिस्टिक हैं, लेकिन ये रोल मुझे उत्साहित नहीं कर रहा है। तो बोले कोई बात नहीं, उनका भी बड़ा कट टू कट चलता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करते हैं। तो मुझे लगा अच्छा हुआ बच गए। और तब उनसे थोड़ी 15-20 मिनट बात हुई। तब मैं उनके ऑफिस के पास ही एक शूटिंग कर रहा था फिल्म 2 अक्टूबर करके, उसमें चेस सीक्वेंस चल रहा था लोखंड वाला में। तब उनके असिस्टेंट स्कूटर पे आए तो हमसे बोले जबरदस्ती की बैठिए आप स्कूटर पे। तो हमने बोले गुंडागर्दी कर रहे हैं क्या आप? तो हमें लगा कि इतने हक से और बड़े से एरोगेंट से कैसे बोल रहे हैं। बोले बैठिए आप स्कूटर पे। तो हमने बोला शूटिंग तो खत्म हो जाए। बोले अरे लंच ब्रेक है ना, चलिए आप। हम गए प्रकाश जी का ऑफिस, हम स्कूटर पर बैठ गए, पास पहुंच गए। तो प्रकाश जी बोले इस रोल को मना नहीं कर पाएंगे आप। और वो था बच्चा यादव। और मैंने 4-5 लाइनों में नरेशन प्रकाश सर ने दिया था कि ये किसी से डरता नहीं है, बहुत ईमानदार है, बहुत ये है, लेकिन यादव फैमिली के प्रति बड़ा समर्पित है। और वो मैं जो ड्रामा समझा उस 4 लाइन में, मैं तो बड़ा सोच रहा था इसके पॉइंट्स बनाऊंगा। पहले दिन मेरे से समझ में ना आया सुर, क्योंकि तब तक हम लाउड एक्टिंग बहुत कर रहे थे, क्योंकि वो लार्जर देन लाइफ में आपका सुर अलग होता है, तो रियलिज्म पकड़ में नहीं आ रहा था मुझे। फर्स्ट डे मुझे बहुत तकलीफ हुई। और प्रकाश जी बोले तुम्हें हो क्या गया है, कर पाओगे कि नहीं? हमने बोले सर मुझे सुर नहीं मिल रहा है। और फिर रात भर फिर वो जो आदत है थिएटर वाली, फिर रिहर्सल, फिर उसको कम से कम में बोलना, फिर उसको अंडरटोन करना, और फिर नेक्स्ट डे से सुर मिला, और बहुत आनंद आया उस रोल को करके। और मुकेश तिवारी को यदि पहचाना तो बच्चा यादव नहीं पहचाना, बच्चा यादव नहीं पहचान दिलाई, क्योंकि तब मेरे सामने बड़ा संकट था कि कोई पहचानता ही नहीं था। लेकिन वो पूरी टीम इतनी अच्छी थी। 40-45 दिन का हमारा पंचमढ़ी में शेड्यूल था, और सर आप बिलीव नहीं मानेंगे कि एक आदमी छुट्टी होती थी तो घर नहीं जाना चाहता था। इतनी मस्ती उस पिक्चर में हम लोगों ने की है। वो मस्ती जो हम लोग रात में करते थे वो सुबह स्क्रीन पे दिखती है, वो परफॉर्मेंसेस में दिखती है, वो नवीनता, वो न्यूनेस। तो टीम वाज अमेजिंग। उस टीम के साथ फिर और कोई फिल्म की आपने? फिर लोग पैसे वाले हो जाते ना। तो फिर बच्चा यादव, जगीरा से बच्चा यादव तक पहुंचने के बाद फिर एक रोल से पहचान मिलती है मुकेश तिवारी को, वो आप बताएंगे?
ये इन लोगों का बनाया हुआ रोल है सच्ची में, युवा वर्ग ने, सबने, और थोड़े बहुत राभों ने भी। तो ये युवाओं ने रचा है वसूली। हम तो बहुत डरे हुए थे सर करते हुए इसको। हम बोले थे अच्छी खासी दुकान चल रही है, रोहित भैया हमसे, रोहित शेट्टी जी अभी कॉमेडी कराएंगे तो और बड़े मुश्किल हो जाएगी। हालांकि हमने थिएटर के ज़माने में फार्स, मोलियर वो सब किए हुए थे, लेकिन सिनेमा में तब बफूनरी का दौर था, मुंह बनाने वाली कॉमेडी की जा रही थी, बहुत ही फूहड़ सी स्लैपस्टिक कॉमेडी चल रही थी। तो मैं डरा हुआ था, लेकिन रोहित जी ने करा लिया मुझसे। मतलब एक अलग रोल आप कभी सोचा था आपने कि इस तरह का कॉमेडी वाला रोल आप कभी करेंगे फिल्मों में, वसूली भाई जैसा रोल? नहीं, वो दौर तो बिल्कुल ऐसा वाला दौर था कि 2010 तक कि सब लोग, हम लोग खांचों में बंधे हुए थे कि ये विलेन है, वो कॉमेडी है, ये चरित्र आर्टिस्ट है, ये पापा का रोल करेंगे, ये मम्मी ही करती हैं, ये बुआ ही बनती हैं, तो बड़ा इजी हो जाता था। लेकिन 2010 के बाद दौर बदला, और वो फिल्म भी तब 2009 की 2005 के आसपास, जब रोहित ने रिस्क लिया बहुत बड़ा कि ज़मीन अच्छी नहीं कर पाई। ज़मीन में मेन विलन था मैं रोहित जी के साथ, फिर संडे उतना अच्छा नहीं कर पाई, और ये रोहित जी का पूरा 100% इस पिक्चर में उन्होंने लगाया था, क्योंकि सक्सेस अब एनी हाउ चाहिए थी। और पूरी टीम, इसकी टीम को भी मैं कहूँगा, मतलब एक एक व्यक्ति ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, और वो दिखता है। तो वो घटित हो गया, और रोहित शेट्टी जी के जीवन की भी वो एक बड़ी घटना है, गोलमाल। निश्चित रूप से। और गोलमाल के बाद मुझे लगता है कि आपका और रोहित शेट्टी जी का पैक्ट हो गया कुछ, कि अब लगातार फिल्में साथ ही करना ही। नहीं, रोहित शेट्टी जी की बड़ी खासियत है, वो टीम बनाने में माहिर है। उनका एक विश्वास है कि मेरे यहाँ एंट्री वन वे होती है, एग्जिट नहीं होती। एग्जिट आप अपनी मर्जी से लीजिए। तो वन वे, और अकेली मेरी नहीं है, संजय मिश्रा जी हैं, ब्रिजेश शीर जी हैं, जॉनी लीवर सर हैं, अश्विनी केलसेकर हैं, मुरली शर्मा जी हैं, विजय काटकर जी हैं, पूरे के पूरे अभिनेता उनकी टीम में हैं। उन्होंने बना ली एक सिंघम की टीम और एक गोलमाल की टीम, 2 टीमें हो गई हैं। तो उनके साथ वो एक रिश्ता है, और वे निभाते बहुत अच्छे से हैं, और सिखाते भी बहुत अच्छे से हैं कि कैसे निभाया जाता है। जोरदार तालियां। और मुकेश तिवारी के बारे में ये माना जाता है कि कई बार फिल्मों में कुछ स्क्रिप्ट को, डायलॉग्स को चेंज करके नए तरीके से भी बोल लेते हैं। कुछ कुछ डायलॉग्स को आप फिल्म में चेंज कर देते हैं। क्या ये सच यदि है? निर्देशक अनुमति देता है तो, उसकी अनुमति क्योंकि से। ही इज द बॉस, ही इज द कैप्टन, और उससे यदि अनबन हो गई तो फिर रोल नहीं बन पाता है। तो मैं पहले 2 दिन नहीं करता हूं, जैसे कंटिन्यूटी में आ जाता हूं, तीसरे दिन से छोटी छोटी हरकत करना शुरू कर देता हूं मैं। तो अभी आप लोगों ने एक वेब सीरीज देखी ना हो तो देख लेना, दहन करके आई है डिज्नी हॉटस्टार पे। तो उसमें जो छोटे छोटे नॉनसेंस डाले हैं, वन तो लाइनर्स पहले जो हैं। बहुत छोटे छोटे से, कि मुझे लगा ये बहुत गंभीर हो रही है, तो इसको मैंने कहा थोड़ा जीवंत करते हैं। तो वो मुझे जब सेट पे पहुंच जाता हूं तभी आता है। मैं, ऐसा नहीं है कि रात में सोच लेता हूं कि मैं ऐसा करूंगा आज, मैं सेट पे जाके को एक्टर देख के तभी एक थॉट आता है कि यार ऐसे कर दें क्या, और कई बार वो क्लिक कर जाता है। तो मैं तमिल तेलुगु भी करता हूं, तो वहां तो डायलॉग लिख नहीं सकता, और लेकिन हिंदी में मेरी कोशिश होती है कि अपनी तरफ से जो साहित्य पड़ा हुआ है, अपनी तरफ से जो देसी पुट डाल सकते हैं, वो यदि आ जाए तो चरित्र जीवंत हो सकता है। आपने तमिल तेलुगु की बात की, तो कुछ कन्नड़ और हरियाणवी, पंजाबी फिल्मों में भी आपने शायद काम किया। जी, वो मकान की ईएमआई चुकानी थी। तो उसमें डायलॉग्स बोलने में, जैसे पंजाबी में या हरियाणवी बोलने में, हरियाणवी पंजाबी तो इजी है क्योंकि वो हिंदी ही है, लेकिन जब आप द्रविड़ लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे तमिल है, तमिल, तो बहुत कठिन है वो। तो उसमें मेरी शर्त होती है कि प्रोड्यूसर से कि मेरे रूम के बगल में असिस्टेंट रुकेगा सेकंड रूम में, तो मैं सुबह 4 बजे उठ के बोलता हूँ अब बुलवा मेरे से, वो बोलता रहता है, मैं रिपीट करता रहता हूँ, वो बोलता रहता रिपीट, क्योंकि प्राउंटिंग भी एक आर्ट है, सब लोग नहीं ले पाते प्राउंटिंग, और मेरे से बिल्कुल प्राउंटिंग नहीं हो पाती, क्योंकि मेरा से इंस्टिंक्ट से आता है, मेरे अंदर से आता है वो। तो पहले मैंने कोशिश की कि बोर्ड पे लिख देता हूँ, तो बोर्ड पे वो आंखें चलती हुई नजर आती थी, तो फिर मैंने प्राउंटिंग की प्रैक्टिस की, फिर वो नहीं हुआ, तो फिर मैंने याद करना शुरू कर दिया
कि मैं रात भर याद करता हूँ, फिर सुबह 4 बजे उठ के उससे बोलता हूँ याद करा। और डायरेक्टर से मेरा होता भी है, जो मेरे लंबे डायलॉग हैं वो फर्स्ट टेक ले लेना। तो 7 बजे वो टेक लेता है, 7:15 बजे मैं डायलॉग भूल जाता हूँ। यानी अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि मैं बचपन से बड़ा अंतर्मुखी था। जो सेट पे डायलॉग्स में धीरे धीरे 2 दिन रीडिंग करके चेंज करना शुरू कर दे, तो वो अंतर्मुखी जरूर है, लेकिन नटखट और थोड़ा सा बदमाश तो है। आप सहमत थोड़ा हैं नहीं, या मैं नहीं? ज्यादा बदमाश हूँ। ज्यादा बदमाश। तो तो मुकेश, बदमाशी बहुत जरूरी है। हाँ, तो मुकेश तिवारी के कुछ किस्से बदमाशियों के, स्कूल के और एनएसडी के। पता नहीं ये नई पीढ़ी को समझ में आता। होली में किसी ने डबला फेंकते हुए देखा? तो हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो जो हमको होली जलाने के चंदा नहीं देता था, उनके घर पे हम लोग सेप्टिक टैंक में डबला डुबा के वो फेंकते थे। तो एक परिवार कंटिन्यूटी में आ गया था, हर साल फेंका जाता था वहां। तो उन्होंने सोचा कि अब हम शाम के 6 बजे से ही घर के बाहर बैठ जाते हैं, तो रात के 5 सुबह 6 बजे तक बैठे रहेंगे तो कोई फेंकेगा नहीं। और तब मेरा वो एक थिएटर वाला दिमाग चला कि स्कूटर मंगाई जाए। और मैंने अपनी शर्ट उतार के फेस पे बांधी, और स्कूटर पे मैं पीछा उल्टा बैठा। वो चला रहा है, मैं उल्टा बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल बगल में रुक के हमने ऐसे करके बाय बाय। तो वो एक आनंद था। तो ये अब मैं मिस भी करता हूँ कई बार उसको। तो ये मुकेश तिवारी का रूप आपने पहले कहीं नहीं सुना होगा। और निश्चित रूप से एक जो डायलॉग आपका वसूली भाई में था, वो कैसे निकल के आया कि उस डायलॉग पे अभी हम पर्दे के पीछे बात कर रहे थे, तो मुझे याद है कि इलाहाबाद में जब हम तैयारी करते थे तो हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, तो वो, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो बोलते समय थोड़ा पॉज लेते थे। उस जमाने में 2 रुपए लगते थे लोकल कॉल के। तो जब मैंने आपका वो डायलॉग सुना तो मुझे वो याद आया। तो वो मेरे पास आए कि यार राजेश, तुम्हारे पास 2 रुपए चेंज हैं क्या? मैंने कहा क्यों? बोले यार वो चेंज देना पड़ता है, सिक्के डालने पड़ते हैं, तो वो लोकल कॉल लगती है, एक लोकल कॉल लगाना है। तो मैंने उनको 4 रुपए दिए। तो उन्होंने कहा ये 4 रुपए क्यों दिए तुमने? तो मैंने कहा 2 रुपए तो आप पॉज में ले लेंगे, बताने में कि मैं कौन बोल रहा हूं। तो ये जो डायलॉग आपका निकला वसूली भाई का, जी जी। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। मैं चाहूंगा कि उस कहानी के साथ उस डायलॉग को सुनाइए आप। हम लोग शूट कर रहे थे, मतलब हमने गोलमाल सीरीज जो शूट की है वो गोवा में की हुई है। और तब ऐसा दौर था कि हम लोग लगातार 6 महीने गोवा में ही रहते थे, क्योंकि सारी फिल्मों की वहीं शूट हो रही थी। और मेरी एक फिल्म की दूसरी शूटिंग वहाँ से दूर पनवेल में थी। तो अब वो इम्प्रोवाइजेशन चल रहा था, श्रेयस के अपने इम्प्रोवाइजेशन है। अब कॉमेडी में स्कोप बहुत होता है, और कॉमेडी में हम लोगों का एक गुपचुप समझौता है कि आप जो भी इम्प्रोवाइज करोगे उसको हम काटेंगे नहीं, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। तो श्रेयस को बड़ा रस आ रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। और तब मेरे मन से, वो मुंह से निकला कि हमने बोले जल्दी बोल दे, कल सुबह पनवेल निकलना है, नहीं तो सीन नहीं खत्म। तो वो एक छोटा इम्प्रोवाइज था। जैसे गोलमाल 1 में है, अरशद और मेरा पहला सीन है जहां पे मुझे वो चलना सिखाता है। तो सडनली उसने दौड़ लगा दी अरशद ने चलते सीन में। तब वो ऑटोमेटिकली डायलॉग निकला कि अभी चलना सिखा रहा है कि दौड़ना। तो दीज नॉनसेंस, छोटे छोटे नॉनसेंस कॉमेडी में वहीं पैदा होते हैं। और खासतौर पे एक्टर्स आपके साथ बहुत अच्छे हों तो बड़ा मजा आता है फिर। एक बार मुकेश तिवारी ने पैसे उधार लेके अपने लिए एक सूट सिलवाया कि मुझे अवार्ड मिलेगा, बिल्कुल। लेकिन मुकेश तिवारी को वो अवार्ड नहीं मिलता है। तो वो अवार्ड कौन सा था और उसका असर क्या हुआ मुकेश तिवारी पर, और उसके बाद फिर पुरस्कार की तरफ ध्यान कब गया और कैसे गया? उसके बाद पुरस्कार की तरफ ध्यान ही नहीं गया। उसके बाद मैं उस परिसर में भी नहीं गया, और फिर उसके बाद उस तरीके के लोगों से संपर्क में भी कभी नहीं रहा जो अवार्ड बांटा करते हैं। एक हमारी इंडस्ट्री के माधव टेलर जी हुआ करते थे, जिनसे अमरीश जी भी, गुलशन ग्रोवर जी भी, शक्ति कपूर जी भी, सारे विलेंस उनसे ही कपड़े सिलवाते थे। और ये ट्रेंड था, और वो बहुत माने हुए टेलर थे। और
तो उनका एक बार मेरे पास फ़ोन आया कि मैं आपका काम कर सकता हूँ क्या? तो हमने बोले पहले काम तो मिल जाए, उसके बाद काम देखिएगा कि कपड़े क्या सिल सकते हैं। बड़ी दुविधा है। तो मैं फ़िल्म फेयर अवार्ड में चाइना गेट के लिए नॉमिनेट हो गया बेस्ट विलेन। अब नए-नए थे, एकदम से तुमने कहा यार प सूट में जाएँगे अवार्ड लेने। तो हमने माधव जी हमें याद आए कि माधव जी का इस जगह प्रयोग किया जा सकता है। तो माधव जी से हमने एक सूट सिला, उन्होंने उसमें बिल भी अंदर लिख के भेजा था, तब 25,000 थे उसके। तो मैंने कहा ठीक है, पैसा तो चुकाएंगे, लेकिन मैं बड़ा उत्साहित था। सूट वूट पहना, जूते वूते पहने, फिर ऑटो में बैठा और अवार्ड फंक्शन के लिए गया। तब मेरे पास गाड़ी नहीं थी और मुझे उसमें शर्म भी नहीं थी। तो ऑटो में भी उतने तरीके से बैठा जैसे मैं मर्सिडीज में आ रहा हूँ। तब गए और अवार्ड मुझे नहीं मिला। उस दिन मेरे अंदर का बुंदेलखंडी कुछ जागा। मैंने बोला यार 25,000 वेस्ट हो गए, अवार्ड की तो बात अलग है यार, अब इसका क्या होगा। तब मैं स्टेज के पीछे गया और जो उनके मुख्य व्यक्ति थे, नाम लेना शोभनीय नहीं होता है, और हमने उनको बहुत गरियाया बुंदेली में। बुंदेली में कुछ मतलब कैसे उनसे बोला, एक बार बोल के बताइए। नहीं, हमने उनसे ये बोला कि तुम्हें समझ में नहीं आ रही। हमने बोली कि हम एक गांव से आए भाई आदमी हैं, 25,000 को कोट पहने हैं। तुम पहले चिट्ठी में लिख के नहीं बता सकते कि अवार्ड नहीं मिलने, तो हम आते ने सूट न सिलवाते, और फिर उसके बाद डैश 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 डैश। तो ये उद्गार निकले। बाद में मुझे अफसोस भी हुआ, वो डर भी काफी गए थे। उसके बाद आपने जनता के इनाम को स्वीकार किया और इस तरह के सभी इनाम, इस तरह के पुरस्कार में जाना छोड़ दिया। नहीं, मुझे लगा कि मेरी वो तासीर नहीं है, वो हैंडलिंग पावर मुझ में नहीं है, वो फोन करने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है, वो चाटुकारिता मेरे अंदर नहीं है। तो मैंने कहा जो काम आता है उस पर ध्यान दे लो, बाद में बनवा लेंगे अवार्ड। तो मूल जो है वो आपका काम है, आप अपने काम पे ध्यान देते रहिए तो अवार्ड्स अपने आप तक पहुंचेंगे। तो ये मुकेश तिवारी की स्ट्रेंथ है, निरंतरता, संयम, अपने मूल काम पे ध्यान देना। तो एक बार फिर जोरदार तालियां मुकेश तिवारी के इस सफर के लिए कि 1998 में पहली फिल्म आती है और उसके बाद 2003 में दूसरी पहचान का संकट लेते हुए सफर करते हैं। टीवी पे कभी काम करने का विचार नहीं आया, और मैंने सुना है कि आपको कॉमेडी विद कपिल शर्मा के शो में भी ऑफर आया था काम करने का। वो जो कपिल शर्मा जी करते हैं वो अद्भुत करते हैं, लेकिन हम रंगमंच से आते हैं। वो जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम, लेकिन वो एक अलग विधा है सर। और सब कुछ ट्राई करूंगा ना तो बुफे सिस्टम हो जाएगा वो। बिल्कुल। धन अच्छा है उसमें, जल्दी से लोकप्रियता है, बहुत व्यूवरशिप उसकी अच्छी है, लेकिन मैंने अब अपना विश्लेषण किया, मैं उसके लिए बिल्कुल फिट नहीं था। और इन विधाओं का सम्मान इसलिए भी करते हैं क्योंकि लोकप्रियता के साथ साथ वो उसमें बहुत मनन, बहुत स्पॉन्टेनिटी, बहुत जनता से जुड़ने का वो है। टीवी का अपना है। टीवी मैंने किया था, मैंने डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी के साथ एक वेदों के ऊपर श्रृंखला बनी थी उनकी, वेद गंगा या समथिंग लाइक दिस, और उपनिषद गंगा, देखिए दर्शक यहाँ भी हैं, उपनिषद गंगा। तो उसमें मैंने हरिश्चंद्र का रोल किया था, और मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हरिश्चंद्र का रोल करना, क्योंकि वो हमारे मानक रहे हैं, वो सत्यता का प्रतीक रहे हैं। तो मैंने कहा उसको जरा महसूस करके देखता हूँ। और बनारस के घाट पे मैंने ज़्यादा ही महसूस कर लिया, तो 3 बजे में बेहोश हो गया। फिर मैं नंगे पाँव बनारस के घाट पे अप्रैल में खड़ा हुआ था, और जो मुझे लू लगी है उसके बाद, तो जो भी उसमें एक्टिंग है वो एक्टिंग नहीं है, वो लू सब कुछ करवा रही है मुझसे। तो वो करके मुझे बड़ा आनंद आया। नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग भी सहमत होंगे कि मुकेश तिवारी के अंदर से एक्टिंग निकलती है,
कोई बाहरी ताकत, कोई लू, कोई लो टेम्परेचर, ये आपसे काम नहीं करा सकता। हाँ, लेकिन उस दिन लू से ही हो रहा था जो कुछ भी हो रहा था, क्योंकि मैं मतलब ऐसे हो रहा था कि कभी ऐसे जाना चाहूँ तो ऐसे चला जा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि कई बार आपसे मौसम भी एक्टिंग करा लेता है, कई बार आपसे गंदा खाना भी गुस्से वाली एक्टिंग करा लेता है। तो वो होता रहता है, क्योंकि मेरा मानना है कि आपने आज डोसा खाया है तो आपका परफॉर्मेंस अलग होगा, और आपने इडली खाई है तो आपका परफॉर्मेंस अलग होगा। बिल्कुल सही है। और मैं एक अलग सवाल पूछ रहा हूं कि जी। मध्य प्रदेश में सागर से आप आते हैं, बुंदेलखंड का इलाका है। कभी फिर ऐसा मन हुआ कि वापस बुंदेलखंड में कुछ ऐसा रंगमंच के लिए किया जाए, या क्षेत्रीय फिल्मों के लिए कुछ किया जाए अलग हट करके, ऐसा कोई विचार? एक्चुअली हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था, अन्वेषण, जो आज भी काम कर रहा है। तो हम लोग वर्कशॉप लेते रहते हैं, कभी टीकमगढ़ चला जाता हूँ, और वो वर्कशॉप्स ऐसी होती हैं कि निःशुल्क होती हैं, कि आप ग्रुप बनाइए, आप काम करिए, यदि हम उपलब्ध हैं तो आएंगे आपके साथ, हम 5 दिन की वर्कशॉप करेंगे। वैसा ही मैं योगदान कर सकता हूँ। दूसरा, क्षेत्रीय सिनेमा की समस्या क्या है कि बुंदेलखंड में सिनेमा हॉल्स ही नहीं है। तो सबसे व्यवहारिक समस्या है सिनेमा हॉल्स का ना होना। अब वो हम फिल्म से ही उसको प्रमोट करते हैं, बनाते भी, तो उसको दिखाएंगे कहाँ? तो एक बहुत बड़ी समस्या है। देख लीजिए आप, छतरपुर में नहीं मिलेगा, टीकमगढ़ में नहीं मिलेगा, छोटी छोटी जगह पे जो है। और बुंदेलखंड, सागर या ललितपुर या झांसी को छोड़ दो तो बहुत छोटी छोटी जगहों का वो है। तो वो एक व्यवहारिक समस्या हमेशा आती है। लेकिन हाँ, मेरे मन में है कि कभी लोगों तक वो पिच करूंगा कि छत्रसाल पे एक बड़ी भव्य फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के वो पूरे बुंदेलखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके के साहसी, और हम तो उनको केसरी ही बोलते हैं, तो उन पे शोध होना चाहिए, और वो विश्वव्यापी सब्जेक्ट है सर। बिल्कुल। छत्रसाल पर बड़ा काम होना चाहिए, और एक बार जोरदार तालियां। और हम ये चाहेंगे कि ये काम आप करें। निश्चित तौर पे मैं इसको पिच करूंगा, क्योंकि जब बाजीराव मस्तानी बन सकती है, तो मस्तानी के विषय में बहुत कम लोगों को पता होगा कि वे छत्रसाल के दरबार से ही निकली हैं। वो उसी परंपरा में थे ही, और वही कहानियां हैं कि यदि आज इसको अन्यथा न लें, छत्रसाल वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की थी। तो सागर जो नाम है वो 100 गढ़ पे पड़ा हुआ है। 100 गढ़ उन्होंने बनाए थे, गढ़पहरा ये से, तो वो धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते वो सागर कहलाने लगा है। तो उनके काफी किस्से कहानियां हैं, उन्होंने जिस तरीके से वो किया था, बहुत ड्रामा है, बड़ा अलग अलग स्तर के रंग हैं। तो निश्चित तौर पर मैं करना चाहूंगा। क्योंकि इसमें अभी आपको छत्रसाल पर जो लिखा गया है वो समेटना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अब इस पे जाएंगे कि जो इतिहास लेखन हुआ उसमें छत्रसाल पर उतना ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है। हाँ। और पूरे क्षेत्र में वो बिखरा पड़ा है। बिल्कुल। आपको दमोह में अलग मिलेगा, ललितपुर में अलग मिलेगा, पन्ना में अलग मिलेगा, छतरपुर में अलग मिलेगा, लेकिन उन सबसे जोड़ करके फिर आपको छत्रसाल पर एक काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और उसमें भी वहां से लोगों से हाथ जोड़ के विनती भी करना पड़ेगी कि इसमें थोड़ी परिकल्पना भी डालना पड़ेगी, तो इसके लिए आंदोलन ना करें। जी। हाँ, क्योंकि आंदोलन वहां ज्यादा होते हैं, ऐसा है। तो मुकेश तिवारी जी की जो प्रतिभा है, जो उनका व्यक्तित्व है, कभी कभी लगता है कि राजनीति की तरफ उनका रुख हो सकता है। राजेश जी, मैं कार्यकर्ता बहुत अच्छा हूं, लेकिन राजनीति का मेरा टेम्परामेंट नहीं है। मैंने कहा ना, मुझसे चाटुकारी तो नहीं होती। मैं अपने बड़े भाई के लिए हमने प्रचार किया था, अभी मेरी भाभी सागर से मेयर है, मैंने डे नाइट प्रचार किया। मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, बुंदेलखंड के लोग प्यार करते हैं, लेकिन उससे आगे मुझे अपनी सीमा पता है कि फिर मैं शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं जाता। मेरा काम वहीं खत्म है, और नेक्स्ट डे की फ्लाइट बुक है तो सीधे बॉम्बे। जो जिसका काम है उसको वही अच्छा लगता है सर। दोनों महत्वाकांक्षी विषय हैं। एक महत्वाकांक्षा मेरी अभिनय में तो पूरी हो रही है, राजनीति भी तो महत्वाकांक्षा ही है। तो इसमें मैं फिट हूं, और उसमें बिल्कुल बिस्फिट हूं मैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अभी जो हम आज की तारीख में तो ये मान लेते हैं कि राजनीति में आप नहीं जा रहे हैं, एक जो आपके अंदर का आर्टिस्ट है और जो नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं,
थिएटर के आर्टिस्ट आ रहे हैं, एनएसडी से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल। जो ये नया बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, इससे क्या देखते हैं आप कि जो रंगमंच के लोग हैं उनको कितना लाभ हो रहा है इससे? निश्चित तौर पे काम की एक सिक्योरिटी तो हुई है, जो कि सिनेमा में संभव नहीं है, क्योंकि सिनेमा 2.5 घंटे का माध्यम है, और जब एक ओटीटी पे कोई कथानक या एक स्टोरी कथा आती है तो वो लगभग 4 पिक्चरों के बराबर होती है। अब वैल्यू हो गई है नए फेसेस की, और नए फेसेस में भी यूनिक फेसेस क्या हैं। दूसरी तरफ जब कोई नया बाजार पैदा होता है तो वो अपना क्षेत्र ढूंढ लेता है कि मुझे कहाँ केंद्रित करना है। ओटीटी ने अपने आप को केंद्रित कर लिया है बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कि ये वाली ऑडियंस टारगेट ऑडियंस है। तो उसने चरित्र भी वैसे ही गढ़ना शुरू कर दिए, उसने कहानियां भी वैसी गढ़ना शुरू कर दी, उसने क्राइम भी वैसे ही दिखाना शुरू कर दिया है, उसने बाहुबली भी वैसे दिखाना शुरू कर दिया है। तो अभी का दौर तो ठीक है, लेकिन मुश्किल क्या है कि तालाब सूखते हुए देर नहीं लगती। जितनी मात्रा में भी कंटेंट आ रहा है वो जनता को बोर कर देगा। ये मेरा मानना है कि आप कितने आप वो सीरीज देख सकते हैं, आप कितने सब्सक्रिप्शंस खरीद सकते हैं। तो एक समय के बाद मतलब काम बहुत अच्छा हो रहा है, मैं इसको मतलब गोल्डन एज मानता हूँ लोगों को काम के, और परफॉर्मेंसेस भी, नए एक्टर्स ब्रिलियंट हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके पास टेक्निक भी ज़्यादा बेहतर है हम लोगों से, हम लोग सीखे, वो सीख के आते हैं। तो स्वर्णिम युग है, लेकिन यदि हम मात्रा का ख्याल नहीं रखेंगे ना तो फिर वो पेड़ा भी खराब लगने लगता है। कितनी अच्छी मिठाई क्यों ना हो, कितनी अच्छा खाना क्यों ना हो, यदि हम उसकी मात्रा में अतिरेक कर देंगे तो फिर वो अजीर्ण तो होना है। बिल्कुल सही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लगभग एक तरह का कंटेंट आता है तो आप एक दो सीरीज देखने के बाद छोड़ देते हैं कि शायद बिल्कुल। ये भी वैसे ही होगी। और दूसरा सर क्या था, कोरोना काल में हमें कैसे भी रात काटनी थी, तो लोगों ने उस समय बहुत ध्यान से देखा। तो अब दिन भी काटना है और रात भी काटनी है, तो दिन में अब काम भी करना है ना। हाँ। तो कोरोना काल में कम से कम ये हो गया था कि कैसे भी करके 6 बजे तक हो जाए, फिर सो जाएंगे तो दिन कट जाएगा, रात में अपना ये देखते रहेंगे धुड़ाम धुड़ाम। खाने पे अभी आपने कहा कि अतिरेक हो जाए तो उसका स्वाद बदल जाता है। खाने में मुकेश तिवारी को क्या पसंद है? मैं पसंद बचपन से एक ही चीज खा रहा हूँ, वो अभी बंद हो गई। पहले असली में हम लोगों से घर पे पूछा नहीं जाता था कि खाना खा लो, 10 बजे खाना बना के रख दिया जाता था, तो खाने हो तो खा लियो। तो मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट फूड और सबसे टेस्टी फूड है दाल चावल, भिंडी की सब्जी, अचार और पापड़। फिर मॉमी में थोड़ा सा बदल जाता है, सब्जियों का टेस्ट भी बदल जाता है, पानी बदलता है, तो वो है। तो अभी तो मैं 16 घंटे कुछ खाता ही नहीं हूँ, अच्छा, इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट करता हूँ, और इससे बेनिफिशियल ऑल्सो कि एक एज के बाद आप अपना वेट कंट्रोल में रखें, और काफ़ी रेजुविनेटिंग है वो। जी। चाट भी शायद पसंद है। मैं अभी देखता हुआ रहा था कि जो टाइम मिले तो 56 दुकान के आसपास कहीं पे खमण पेटिस खा ली जाए। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी चाट है सर, और इस बात का, मैं अभी मेरे भतीजे की शादी थी तो हमने चाट का ठेला अपने घर पर ही लगवा लिया था कि हमने बोली अब सेल्फी वाले भी यहीं आ जाएंगे, तो हमें आलू चाप समझते हैं, आलू की टिक्की। तो आपने देखा कि बिना खाए उसका स्वाद कैसे लिया जाता है, और ये इसके लिए किसी कला की जरूरत नहीं है। हाँ, खाने का आनंद ही अलग है, परम आनंद है। तो अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से कोई सवाल पूछना चाहे मुकेश जी से, माइक देंगे प्लीज। इंदौर के लोग आपका काफी देर से इंतजार कर रहे थे। मैं तो 7 बजे से रेडी बैठा था, गाड़ी 8 बजे लेने आई। दरअसल सत्र कुछ लेट हो गए। हम तो 7 बजे रेडी हो गए, तो कुर्ता पजामा पहन लिया था हमने। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ।
मुकेश जी, आपको किसी किरदार ने परेशान किया कि आप एक्टिंग करने जाते थे, उसका किरदार से निकलने में आपको समय लगता था? नहीं, कुछ चीज़ों में इमोशनल हो जाते हैं, कई बार आप ज़्यादा चले जाते हैं डीप उसमें, लेकिन थिएटर में ये होता था। सिनेमा में ऐसा अवसर नहीं मिला, क्योंकि सिनेमा कट टू कट खेल है, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ। वहाँ पे यदि आप चले गए तो पता चला कि रोल हाथ से चला गया। तो थिएटर में होता था, और अब मुझे हमेशा होता था जब वो थिएटर का सेट टूटता था तब मैं बहुत रोता था कि यार ये नाटक खत्म हो गया। तो वो फिर बहुत, अभी भी मैं सिनेमा का सेट टूटते हुए तोड़ते हुए नहीं देख सकता। वो एक अजीब सा आपका रिश्ता बन जाता है कि आप इसमें हमने ये किया था, यहाँ से हमने छलांग लगाई थी, यहाँ से एंट्री ली थी, तो वो उसका रिलेशनशिप बनता है। तो उसको लेकर मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। बाकी सिनेमा में ऐसा नहीं हुआ, थिएटर में अक्सर होता था कि वो रोल से स्विच ऑफ करके दूसरे रोल में जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सर एक क्वेश्चन मेरा ही है। एक्चुअली मैं दमोह हटा से हूँ, तो आप पास में ही हैं सागर दमोह तो। जी। तो जैसे मैंने मतलब देखते ही हूँ, और एनएचडी के लोग गुनगुनाते बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप बुंदेलखंडी में कुछ गुनगुना के सुना सके हम लोगों को। नहीं तो वो हम पे कैसे लागू होता है? सर, अगर- एनएसडी में आज तक हमसे गाना नहीं गवाया गया, कोरस में वो भी पीछे बिठाया जाता था। इसलिए पीछे बिठाया जाता था कि इनने सुर लगा दिया तो एक्टर बेसुरा हो जाएगा भी। सर, पूछना तो कुछ नहीं, बस ये बताना है कि भाई आप संजू बाबा लगते हो। थैंक यू राबो, थैंक यू। सर गुड इवनिंग। सर मैं शिवपुरी से हूँ, मेरा नाम कौस्तुभ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी भी किरदार को आप जब निभाते हैं, आपका जरिया क्या होता है उसको पकड़ने का? मतलब आप प्रिपेयर कैसे करते हैं? प्रोसेस क्या होती है आप प्रिपेयर करने देखो, की? बाय द कई बार तो अभी जिस तरीके से फिल्म हम करते हैं कमर्शियल में, उसमें प्रिपेयर करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। बहुत कम एक्टर की लाइफ में होता है, 4 या 5 बार ऐसा होता है कि उसको बहुत बड़ी चुनौती मिलती है जहां उसके पांव कप जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप स्क्रिप्ट को बिना इनेक्ट करे पढ़ो। आप बिल्कुल दर्शक की तरह उस स्क्रिप्ट को पढ़िए, ऑटोमेटिकली वो स्क्रिप्ट आपसे कुछ गुनगुनाने लगेगी। सर एक क्वेश्चन और जोड़ना चाहूँगा। इसी किरदार को जब आप निभाते हैं, उसमें बुंदेलखंड से होने का और वहाँ के आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करने का कितना बड़ा फायदा मिलता है? बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि बुंदेलखंड का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत वियर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर है। हाँ, तो बड़ा वियर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्योंकि बुंदेली लोग बड़ी कष्टों में जिए हैं आज तक, इसलिए आज तक एक भी युद्धोग नहीं लग पाया वहां पे। तो वो कष्ट उनकी वाणी में सब में आता है, वो चरित्र मदद करते हैं आपको। यस। नमस्कार, मैं नमस- भी बड़ा फैन हूँ आपका। मैं भी आपके जैसा ही थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मेरे को ये पूछना है कि आपके गुरु कौन थे, और मेरे को आगे बढ़ने के लिए कोई टिप्स दीजिए आप। टिप्स तो नहीं दे पाऊंगा बेटा, क्योंकि मैं खुद ही अभी साथ में बढ़ूंगा तेरे। सबसे मेरी लाइफ में क्या हुआ कि कोई एक गुरु नहीं रहा, क्योंकि जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में थे और भी जगह थे, तो सागर विश्वविद्यालय में भी थे, तो विवेक झा साहब हमको नाटक पढ़ाया करते थे। जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आए तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हमारे हुआ करते थे। तो किसी एक को नहीं माना, क्योंकि अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों से लेना पड़ती हैं और अलग अलग चीज़ें लोग सिखाते थे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये आपकी गलती नहीं है, ये हम लोगों की गलती है कि हमने अच्छे टीचर्स ही पैदा नहीं किए, और कि वो सिखा सकें, वो सहेज सकें। वो हमको सिखाते नहीं थे, वो हमको सहेजते थे, वो कहीं हमको बिखर जाने देते थे। तो वो सारी चीज़ें थी, वो एक प्रोसेस था। तो आप लोग में हम लोगों से कई गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बिकॉज कि मोबाइल, इंटरनेट और आप लोग हमसे कई गुना ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी हो। सो मुझे लगता है कि एक चीज़ हमेशा रखना कि पढ़ने की आदत डालना। वो पढ़ोगे तो वो तुम्हारे साथ, आपके साथ जीवन भर रहेगा, और एक एक्टर को हमेशा पढ़ना चाहिए। थैंक यू। अब केवल एक आखिरी सवाल लेंगे। सर मेरा नाम कनिष्क तिवारी है और जी। मैं विंध्य का निवासी हूँ, रीवा का हूँ। जी जी। और बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों एक साथ था विंध्य में। मेरा सवाल ये है कि सर क्षेत्रवाद फिल्मों में कितना असर होता है, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जो ये विंध्य है या फिर और बहुत सारे प्रदेशों में कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं,
उसको थोड़ा बड़ा निग्लेक्ट किया जाता है, उनको मौका देने में थोड़ी सी जो है, यह कहा जाए कि उनको मौका नहीं दिया जाता। तो क्षेत्रवाद कितना प्रभावी होता है। और एक सवाल एक छोटा सा और है सर, कि वर्तमान परिदृश्य में जो राजनीति का केंद्र फिल्में बन गई हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कि जैसे अभी कुछ मुद्दे ऐसे चल रहे हैं, शायद आप बोले या ना बोले, मगर युवा वर्ग में अच्छा खासा उसमें चर्चा का विषय है, चाहे बेशर्म रंग की आप बात अपना हो। मूल सवाल तो पूछिए। सवाल यही है सर कि एक क्षेत्रवाद कितना असर करता है फिल्मों में, और दूसरा ये कि वर्तमान परिदृश्य में राजनीति का हस्तक्षेप क्या मायने रखता है इन फिल्मों में? देखिए, जहां तक मेरा अनुभव है कि क्षेत्रवाद जैसा कोई मुझे अभी तक नहीं मिला, नहीं तो मैं बुंदेलखंड का होता तो मुझे रोल ही नहीं मिलता। ये हमारे मन में आ जाता है। कई बार हम निरंतरता में हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती जिसके विषय हम सोच रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा अहित करना चाह रहा है। ये एक मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है व्यक्ति की, और ख़ासतौर पर कलाकार के साथ तो अक्सर ये होता है। उसको लगता है कि कोई मेरा पीछे से ये शॉल खींच रहा है, जबकि कोई नहीं खींच रहा होता है। ये हम मानने लगते हैं। कई बार हमें सिंपैथी की आदत पड़ जाती है, जो कि सबसे बड़ा जहर है। दूसरा, हमने जो राजनीति और जो टिप्पणियाँ सिनेमा पे उसका विरोध पे है, तो मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि सिनेमा को सिनेमा रहना दिया जाए। क्योंकि हम तो नहीं बोलते आपसे कि आपने दल बदल कर लिया। तो बस इतना ही है। जी सर। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। सर, आपका फेवरेट डायरेक्टर? यार, ये बोलना बड़ा अन्याय होगा, बिकॉज क्या होता है कि इसमें कोई मैं बहुत ही कूटनीतिक तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, हिपोक्रेसी नहीं है, या पॉलिटिकली करेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सब लोग अच्छा सिनेमा बनाना चाहते हैं, सब लोग अपना अपना सब कुछ देते हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वे आप पे विश्वास करते हैं। वो अलग अलग रंग में ढलना आपको आना चाहिए, सबकी अपनी अपनी शैली है। अब वो कोई उसमें पैरामीटर नहीं है कि एक दूसरे की तुलना इससे की जा सके, और वो तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत ही, मुझे लगता है कि उनके साथ अन्याय होता है वो। और मैं अभी इस स्टेज में नहीं हूं कि मतलब कहूं कि ये वाला निर्देशक अच्छा है, ये वैसा है। स्टेज में मतलब मन है अवस्था में। एक बार जोरदार तालियां मुकेश तिवारी जी के लिए। और इस सत्र को समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगा कि जगीरा का वो डायलॉग मुकेश तिवारी जी आप सभी को सुनाएंगे। उसके लिए आप उधर से आवाज उठाएंगे, तब इधर से आवाज आएगी। एक राभो को कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना था। आइए, ये कुछ अगली बार भी आएंगे। ये कुछ कर रहे हैं, देखो श्रेयस का रोल अभी करेंगे। बिहाराम, मैं कह रहा था मैं क्या कह रहा था, कुछ कह रहा था मैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ये इनकी क्रिएटिविटी है, और इस डायलॉग को फेमस करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश जी का आदेश है कि डायलॉग सुना दिया जाए। अनुरोध, आदेश, अनुग्रह। तो इसको अन्यथा ना लिया जाए, थोड़े वायलेंस है इसमें, और वी लव वायलेंस, है ना? तो बढ़िया से नींद आएगी, सुन लीजिए। अबे चुप, करम के चलो। गोगली चली नहीं कि करन लगे काय काय। मिलेगा मिलेगा। पुलिसियों का गोश्त तो कई बार खिलाया है, आज फौजी का खिलाएंगे स्पेशल गोश्त। हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे? मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।